जी विद्यार्थियों, टॉपिक लोक नीति के विरुद्ध ठहराव। एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वह ठहराव गैर कानूनी एवं व्यर्थ है जिसे न्यायालय लोक नीति के विरुद्ध समझता है। एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्ड इट ए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब कोई ठहराव जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टदायी होता है तो उसे लोक नीति के विरोध माना जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी ठहराव जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य हितों के विरोध होता है लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। Whenever an agreement is harmful or injurious to public interest and welfare, it is said to be against public policy. In other words, agreement harmful to the social, political, economical and other interest and welfare of the public is said to be against public policy. इस प्रकार लोक नीति का जो अर्थ के बाद में हम देखते हैं वो कौन से ठहराव है जो लोक नीति के विरुद्ध माने जाएंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 ऐसे ठहराव है जो लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव, ट्रेडिंग विथ अलाइन द एनिमी। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने के ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं, वैध होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के शत्रु राष्ट्र के निवासी से भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना व्यापारिक अनुबंध नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन में इसमें यह आ सकती है कि यदि किसी देश को शत्रु राष्ट्र घोषित करने से पहले ही किसी ने व्यापारिक अनुबंध कर लिया तो वह अनुबंध या तो अपने आप क्या हो जाएगा, असंभावता के आधार पर व्यर्थ हो जाएगा, या उस अनुबंध को तब पूरा किया जाएगा जबकि ऐसी घोषणा वापस ले ली जाएगी। कौन सी घोषणा? जो शत्रु राष्ट्र घोषित करने की घोषणा की गई थी वो क्या ले ली गई, वापस ले ली जाती है। तो अनुबंध जो सामान्य स्थिति हो जाएगी तो वह फिर अनुबंध जो किया गया था वो पूरा किया जा सकता है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एनिमी। ट्रेडिंग विथ अलाइन एनिमी इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी एंड therefore is unlawful and void। अब सेकंड है सार्वजनिक पदों या पदवियों को बेचने का ठहराव, एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब यह है कि यदि किन्हीं सार्वजनिक पद जैसे IAS, RS, IPS आदि या जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण या अर्जुन पुरस्कार आदि को बेचने का ठहराव किया जाता है तो वह लोक नीति के विरुद्ध है और व्यर्थ है। इसके अलावा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अधीन जो प्रकार है सार्वजनिक पदों या पदों को बेचने का ठहराव व्यर्थ है, जैसे किसी संसद या विधायक को धन देकर उसके प्रभाव को अपने लिए करे करना, या दूसरा हो सकता है किसी राजकीय अधिकारी से भ्रष्ट आचरण करने हेतु ठहराव करना। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पदवियों को प्राप्त करने का ठहराव, या प्रतिफल के बदले चुनाव में मत प्राप्त करने का अधिकार ठहराव। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट प्राप्त करने का ठहराव, या लास्ट हो सकता है किसी पद का प्रभाव क्रय करने का ठहराव। इसका हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मामले में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति में प्रतिफल के बदले हुए ठहराव करता है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मंत्रियों की सहायता से उसके पक्ष में निर्णय करवाएगा। क्या किया गया? इस मामले में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से प्रतिफल के बदले, कंसिडरेशन के बदले वे ठहराव करता है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रियों की सहायता से उसके पक्ष में निर्णय करवाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ठहराव लोक नीति के विरुद्ध है और क्या है, व्यर्थ है। इसके अलावा एक दूसरा है कि A ने B के लिए सरकारी सेवा में एक पद
ठीक है, टाइटल्स 10 लाख रुपए में दिलाने का ठहराव किया। ये ठहराव लोक नीति के ये ठहराव क्या है? लोक नीति के विरोध है और व्यर्थ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये व्यर्थ होगा। तो यहाँ पे हो गया ये सेकंड। फिर है इसमें अनुचित सार्वजनिक पदों का ठहराव। फिर इसमें तीसरा है इसमें अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन करने वाले ठहराव। पहले इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। एग्रीमेंट फॉर ए सेल्स ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड ऑफिसेज इन टाइटल्स। एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रैफिकिंग डेट्स टू बाय या सेल्स या प्रोक्योर इन पब्लिक ऑफिस और टाइटल्स इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड सच ए एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड वॉइड। अब थर्ड है अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन करने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरोध व्यर्थ होता है। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वाद पोषण यानी मेंटेनेंस, दूसरा है वाद करे यानी चैम्पेटी। इसके अंतर्गत पहला जो था मेंटेनेंस, जिसमें ये ठहराव था वो था जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे मुकदमे को चलाने अथवा मुकदमे में उसकी रक्षा करने के लिए सहायता करता है जिसमें उसका स्वयं का कोई हित नहीं होता है। दूसरा है वाद करे यानी चैम्पेटी का मतलब है कि ऐसा ठहराव जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मुकदमे को चलाने में सहायता करता है अथवा मुकदमे में उसकी रक्षा करता है तथा उसकी संपत्ति दिलाने में सहायता करता है जिसमें उसका स्वयं का हित निहित होता है। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुकदमे में सहायता इस दृष्टिकोण से करता है कि मुकदमे से प्राप्त होने वाली संपत्ति में से कुछ हिस्सा उसे मिलेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि एक मामले में वादी ने प्रतिवादी से कहा कि मुकदमे का खर्चा वह स्वयं वहन करेगा तथा मुकदमा जीतने पर जितनी संपत्ति मिलेगी उसका लगभग 56 यानी 57% हिस्सा मैं लूँगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये ठहराव वाद करे का है, चैम्पेटी का है, जिसमें अनुचित अनुपात में राशि प्राप्त का ठहराव किया गया है, विधि विरुद्ध है। तो इस प्रकार ये क्या माना जाएगा? अनुचित माना जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको हम देख सकते हैं, एग्रीमेंट फॉर improper promotion of litigation. The agreement which unduly promote or encourage the litigation are also opposed to public policy. Such agreement are either in the nature of maintenance or chambering. तो इस प्रकार ये हुआ। फिर नेक्स्ट है अनुचित रूप से हो गया। फिर हो गया दंडनीय मामले को दबाने का ठहराव। इसका मतलब ये है कि दंडनीय मामले को दबाने का ठहराव। एग्रीमेंट फॉर ए स्टाइफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। इस मामले में दंडनीय अपराधों को दबाने का ठहराव व्यर्थ होता है। किसी भी व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वे अपराधों का व्यापार करे। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को देश में होने वाले अपराधों को उजागर करके उन्हें रोकने का सहयोग करना चाहिए। दंडनीय मामले को दबाने का ठहराव। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि ए व्यक्ति बी का मर्डर कर देता है। ए व्यक्ति बी का क्या कर देता है? मर्डर कर देता है और सी उसे देख लेता है। ए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन देता है, किसको? सी को, और वे
वह ऐसे किसी को प्रकट नहीं करे, यानी वो ये कहता है, ऐसी को जो देख लेता है ऐसी व्यक्ति, उसको कहता है कि ये ऐसे किसी को प्रकट नहीं करे, ये किसी को नहीं बताए, तो अगर ऐसा ठहराव किया जाता है ये लोक नीति के विरोध है, क्योंकि दंडनीय अपराध दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अतः अनुबंध व्यर्थ है। इस प्रकार ये भी क्या है माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। एग्रीमेंट फॉर ए टाइप फ्लाइंग प्रिकॉशंस। एग्रीमेंट फॉर ए स्टाइफिंग और suppressing precautions is regarded as a opposed to public policy. It is a unlawful and void. अब नेक्स्ट है कर्तव्य के विरुद्ध। पांचवा है न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले उद्देश्य के लिए किए जाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। ऐसे ठहराव भी अवैध तथा व्यर्थ होते हैं। ऐसे ठहरावों के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों पर अनुचित प्रभाव डाला जाता है। किसमें? जज के ऊपर अनुचित प्रभाव डाला जाता है, अतः ऐसे ठहराव लोक नीति के विरोध माने जाते हैं। किंतु किसी अनुबंध के पक्षकार द्वारा अपने विवादों को पंच निर्णय के लिए सौंपने का निवेदन करना न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे मोटी सी बात यह है कि न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव अगर न्यायाधीशों पर अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है तो ऐसे अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध माने जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है। न्याय जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप करने वाले ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। इसके अंतर्गत एन एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विथ ए प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज अनलॉफुल एंड वॉइड। फॉर इंस्टेंस एग्रीमेंट इन्फ्लुएंस जज और ऑफिसर्स of the court to decide the case in one's favor in unlawful। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है कर्तव्य के विरोध हित निर्माण के ठहराव। एग्रीमेंट टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। जब कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जो उसके सार्वजनिक कर्तव्य के विरोध होता है तथा उसका निजी हित होता है, तो ऐसे ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माने जाएंगे और वे क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे किसी एजेंट द्वारा मालिक के स्थान पर निजी लाभ के लिए ठहराव करना, या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने अधिकारियों के विरुद्ध संपत्ति का क्रय करना, अथवा किसी समाचार पत्र के संपादक द्वारा अपने समाचार पत्र में किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ समाचार न छापने का ठहराव करना आदि सभी ठहराव व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इसमें ठहराव लोक नीति के लोक हित में नहीं माने जाते, क्योंकि ये ठहराव लोक हित में नहीं माने जाते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट इसका मतलब है कंग्रुएंट ट्रेडिंग अपोज ड्यूटी। Agreements which force a person to do something against his professional or public duty is opposed to public policy and void। नेक्स्ट है कर्तव्य अधिकारों में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव। कर्तव्य नेक्स्ट प्रत्येक अधिकार में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव। एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। इसके अंतर्गत वे ठहराव आते हैं जो प्रत्येक माता पिता को अपने अवयस्क बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार है तथा इस अधिकार का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा ठहराव किया जाता है तो जिसमें माता पिता का यह अधिकार समाप्त हो जाता है, तो यह अनुमान लोक नीति के विरोध होने का कारण क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। प्रत्येक अधिकार में यानी पेरेंटल राइट्स
बाधा पहुंचाने वाले ठहराव में क्या होता है, प्रत्येक माता पिता को अपने आवश्यक बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार होता है तथा इस अधिकार का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा अनुबंध किया जाता है जिसमें माता पिता का यह अधिकार समाप्त हो जाता है तो यह अनुबंध लोक नीति के विरोध माना जाएगा। एग्रीमेंट interfering with parental right and duties. Parents have a authority of guardianship over the children. This right cannot be transferred permanently to any other person by any agreement. इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। एक मुकदमे में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को किसी महिलाओं को कुछ प्रतिफल के बदले गोद लेने का ठहराव किया। पिता ने ये वचन दिया कि वह बच्चे को वापस नहीं मांगेगा। न्यायालय ने इस ठहराव को लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ घोषित कर दिया। ठीक है, क्या हुआ इस मामले में, एक मुकदमे में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को किसी महिला को कुछ प्रतिफल के बदले गोद देने का ठहराव किया। पिता ने ये वचन दिया कि वे इस बच्चों को वापस नहीं मांगेगा। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने इस ठहराव को लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ घोषित कर दिया। अब लास्ट है वैधानिक संबंधों में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल स्टेटस। इसका मतलब है जब कोई ठहराव ऐसा है जिसमें किन्हीं पक्षकारों के बीच व्यवहारिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है अथवा जिसमें उसमें तलाक को प्रोत्साहन मिलता है, तो ऐसा ठहराव अनैतिक तथा लोक नीति के विरुद्ध होता है। ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, वैधानिक नहीं है। यहाँ पे क्या है, व्यवहारिक है, विवाह के संबंधित मैरिटल स्टेटस। टाइपिंग एरर वैधानिक नहीं, यहाँ पे क्या है, वैवाहिक है, विवाह से संबंधित ठहराव। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल स्टेटस। तो हमें वैवाहिक, जब कोई ठहराव ऐसा जिसमें किन्हीं पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है अथवा उसमें तलाक को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये ठहराव अनैतिक तथा लोक नीति के विरुद्ध होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति किसी महिला को 500 रुपये देकर या 5000 रुपये देकर कहता है कि वे अपने पति से तलाक ले ले, उससे शादी कर ले, तो ये ठहराव लोक नीति के विरोध है और व्यर्थ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे वैधानिक शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द वैधानिक नहीं है, वैवाहिक है यानी मैरिज से संबंधित है। ऐसे ठहराव भी क्या माने जाएंगे, लोक नीति के विरुद्ध माने जाएंगे। थैंक यू। जो और भी लोक नीति के विरुद्ध जो ठहराव बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।